गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो बोर मॉडल पढ़ रहे थे, बोर मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया था और बोर मॉडल में हमने काफ़ी कुछ सीखा था परमाणु की संरचना के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बोर मॉडल की सीमाएं या बोर मॉडल की कमियां। कुछ जो कमी रह गई थी, बोर मॉडल भी कंप्लीट परमाणु की स्ट्रक्चर को नहीं समझा पाया था, तो क्या क्या कमी रह गई वो हम बात करेंगे। सबसे पहले सीमाएं, बोर मॉडल की सीमाएं। सबसे पहली कमी तो क्या थी इसकी कि जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल केवल उन परमाणु या स्पीसीज की संरचना को समझाने में सफल रहा जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जो भी परमाणु या प्रजाति या स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन रखती है, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल आसानी से कर देता है। लेकिन जो बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु हैं, जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनकी स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल नहीं कर पाता। तो सबसे पहली जो इसकी कमी या सीमाएं थी वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज के लिए बोर मॉडल कामयाब है, सफल है, लेकिन बहु इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज के लिए कामयाब नहीं है। तो पहली कमी तो यही है, बोर सिद्धांत हाइड्रोजन परमाणु क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रखता है, वह अन्य एकल इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज जैसे स्पीसीज मतलब प्रजाति, इसमें जैसे हीलियम आयन, लिथियम +2 आयन, बेरिलियम +3 आयन, ठीक है ना। ऐसे ही Na+10 आयन। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन रखता है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके पास, तो Na+10 आयन। ऐसे आयंस एक सबके पास देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है। आयंस के लिए परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा। केवल एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए यह सिद्धांत बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु या स्पीसीज के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। तो एक तो ये इसकी क्या होगी सबसे बड़ी कमी। दूसरी कमी क्या रही इसकी कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का आगे देखा गया
कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं ये भी अनेक छोटी छोटी रेखाओं में विभाजित हो जाती हैं। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभाजन, सूक्ष्म रेखाओं के जो विभाजित होती हैं उनको समझाने में ये असफल रहा। ठीक है ना। एक स्पेक्ट्रमी रेखा, एक स्पेक्ट्रमी रेखा कई सूक्ष्म रेखाओं में बटी होती है इनकी व्याख्या भी नहीं कर पाया कि वो कैसे बट रही हैं। इसे समझाने में असफल रहा। इसे समझाने में असफल रहा। चौथा, स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव को समझाने में असफल रहा। स्टार्क प्रभाव व जीमान प्रभाव को समझाने में असफल रहा। अब देखो स्टार्क प्रभाव क्या है और जीमान प्रभाव क्या है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अनेक रेखाओं में विभाजित हो जाना, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन हो जाना, वो तो कहलाता है स्टार्क प्रभाव। ठीक है ना। स्टार्क प्रभाव तो क्या है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखा का विपाटन या विभाजन, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखा का विपाटन, ये तो कहलाता है स्टार्क प्रभाव। और जीमान प्रभाव क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, ये कहलाता है जीमान प्रभाव। ठीक है। तो इन प्रभाव को भी ये बोर मॉडल है जो इनकी व्याख्या नहीं करता। और इसके बाद अणुओं की आकृति को समझाने में भी ये असफल रहा ये सिद्धांत। परमाणुओं के संयोग से जो अणु बनते हैं, अणुओं की आकृति को समझाने में असफल रहा। तो ये आपके क्या हो गए, बोर मॉडल की कमियां हो गई। ये बोर मॉडल की कमियां हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। क्या क्या कमी है। पहली तो बोर सिद्धांत है जो केवल एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज या परमाणुओं पर ही की स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणुओं की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता। फिर स्पेक्ट्रम रेखाएं, इसने तो बताया था कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो एक स्पेक्ट्रम रेखाएं निकलती हैं, लेकिन बाद में देखा गया कि वो स्पेक्ट्रम रेखा भी कई सूक्ष्म रेखाओं में बटी होती है, तो उसको भी समझाने में ये असफल रहा। और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन हो जाता है, उसको समझाने में भी ये क्या होता है, असफल है। और चौथा, परमाणुओं के संयोग से जो अणु बनते हैं, उन अणुओं की आकृति को समझाने में भी ये क्या रहा, असफल रहा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं।
हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए आगे। बोर मॉडल की सीमाओं के बाद इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा तलों का क्वांटीकरण, जो विभिन्न ऊर्जा तलों के क्वांटीकरण के बारे में की डेफिनेशन है कुछ, वो देखेंगे अपन। इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा तलों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण विभिन्न ऊर्जा तलों की कुछ डेफिनेशन है इसमें, वो देखेंगे अपन कैसे। सबसे पहले है निम्नतम अवस्था या मूल अवस्था। यह मैं आपको बता चुका हूं, ग्राउंड स्टेट। निम्नतम अवस्था या मूल अवस्था ये होती है जिसमें परमाणु अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में रहता है। मतलब किसी परमाणु की वह अवस्था जिसमें उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं या निम्नतम अवस्था कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। कहीं पे लिखा जाए ना एटम में जो ग्राउंड स्टेट में, तो मतलब उसकी ऊर्जा सबसे कम है। जैसा हाइड्रोजन के लिए क्या होगी ग्राउंड स्टेट, कि हाइड्रोजन है और पहले कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि पहले कोष की ऊर्जा सबसे कम होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी परमाणु की वह अवस्था, किसी परमाणु की वह अवस्था जिसमें उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है क्या कहलाती है, निम्नतम अवस्था कहलाती है, मूल अवस्था कहलाती है, मूल अवस्था कहलाती है। और हाइड्रोजन के लिए मूल अवस्था कौन सी है, n बराबर 1। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1, इलेक्ट्रॉनिक अवस्था जब n बराबर 1 है, तो वही उसकी क्या है, मूल अवस्था है। हाइड्रोजन के लिए n बराबर 1, मतलब पहले कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, ये मूल अवस्था है। दूसरा आता है आपका उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। उत्तेजित अवस्था क्या है, जब किसी परमाणु को बाहरी स्रोत से इतनी ऊर्जा दी जाए कि वह अपनी निम्नतम अवस्था को छोड़कर अधिक ऊर्जा वाले स्तरों में चला जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं उत्तेजित, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। ये वर्ड काम में आएंगे कई जगह आपको, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में काफी जगह ये वर्ड काम में आएंगे, ये दोनों। जहां पर अपन संकरण पढ़ेंगे, अभी आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आएगा, रासायनिक बंध वाला, तो उसमें पढ़ोगे आप संकरण, तो वहां पर देखोगे आप ग्राउंड स्टेट भी काम में आएगा बार बार, और एक्साइटेड स्टेट भी काम में आएगा। तो ये क्या है, जब किसी परमाणु को बाहरी स्रोत से इतनी ऊर्जा मिलती है, कि वह अपनी मूल अवस्था को, या निम्नतम अपनी
मूल अवस्था को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तरों में पहुंच जाता है। कि इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा यहाँ पे वर्ड एक कि इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तरों में पहुंच जाता है। तो अब परमाणु क्या हो गया? उत्तेजित हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तरों में, तो उसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को अपन ने मान लीजिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी, और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी, तो वो क्या होगा? पहले कोष से दूसरे कोष में चला जाएगा। भाई 13.6 और 3.4, 13.6 में 3.4 घटाओगे तो 10.2 आ जाएगा। फिर उत्तेजन विभव, ये ऊर्जा की जो अमाउंट है, इसी को अपन उत्तेजन विभव बोलते हैं। ये उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए जो ऊर्जा दे रहे हैं, वह न्यूनतम त्वरित विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर दे। उत्तेजन विभव कहलाता है। ठीक है भाई, ये आपके उत्तेजन विभव हो गया। अब आता आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको बता रहा हूं। तो था आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या है? किसी विलगित गैसीय परमाणु को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कि इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से सदैव के लिए परमाणु से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। मतलब किसी परमाणु को आयन में बदलने के लिए, आयनीकरण करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है,
उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनन विभव। किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु को किसी विलगित गैसीय परमाणु को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कि इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से सदैव के लिए परमाणु से अलग हो जाए, मतलब अनंत पर पहुंच जाए, या तो यूं भी कह सकते हैं परमाणु से अलग हो जाए, आयनन विभव कहलाती है। जैसे भाई सोडियम है, गैसीय अवस्था में है, ये विलगित गैसीय परमाणु गैसीय अवस्था में, इसको अपन इतनी ऊर्जा दे दें यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी कि ये Na+ आयन में बदल जाए और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। मतलब बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए, यूं भी कह सकते हैं किसी विलगित गैसीय परमाणु को दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा जिससे बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन अनंत में चला जाता है या पृथक हो जाता है, जो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, आयनन विभव। ये आपका क्या हो गया, आयनन विभव हो गया। फिर है पृथक्करण ऊर्जा, पांचवा। ये सारे वर्ण काम में आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। पृथक्करण ऊर्जा, सेपरेशन एनर्जी। पृथक्करण ऊर्जा क्या है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से जा रहा है, और जब कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो पहले से ही उत्तेजित अवस्था में, और उसको परमाणु से अलग करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा दी जाएगी वो कहलाती है पृथक्करण ऊर्जा। तो किसी विशिष्ट उत्तेजित अवस्था में, अवस्था में परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अनंत तक ले जाने के लिए, अनंत तक जाने में आवश्यक ऊर्जा, मतलब एटम से अलग कर दिया, पृथक्करण ऊर्जा कहलाती है। पृथक्करण ऊर्जा कहलाती है। ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा तलों का क्वांटीकरण से संबंधित डेफिनेशन है ये। आज के लिए इतना काफी है। आगे और हम न्यूमेरिकल करेंगे और आगे का पोर्शन करेंगे इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका, दोनों डेफिनेशंस का।